हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे। पीवाईक्यू ये 2012 का है। 2012 का सोशल साइंस का पीवाईक्यू है सीटेट। ठीक है, हमारी 6 क्लास की ज्योग्राफी के जो थ्योरी की क्लासेस हैं वो पूरे हो चुके हैं, यानी कि जो 6 चैप्टर है 6 क्लास की ज्योग्राफी में वो मैं पूरा करा चुकी हूँ। तो अब मैं पहले भी बता चुकी थी आपको कि एक क्लास पूरा कराने के बाद, जैसे कि 6 क्लास की ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है, तो अब हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे, फिर पूरे 6 क्लास की ज्योग्राफी जो मैंने पूरा कराया उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तो अभी इस क्लास में हमारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर यानी कि पीवाईक्यू होगा, और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें पूरा रिवीजन होगा, 6 क्लास की ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन। ओके, और मैं आशा करती हूँ कि आप नोट्स बना चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। अगर आप नोट्स बना चुके होंगे तो आप फटाफट बताते जाएंगे मुझे कि कहाँ से, मतलब 6 क्लास की ज्योग्राफी का कौन सा क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो भी इस चैनल पे नए हो या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें साथ के साथ। ओके बच्चों, जो बच्चे नए हैं उनके लिए कि जब भी आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे, यानी कि जब भी आप एग्जाम के लिए जाएंगे, सीटेट के एग्जाम के लिए, जो 1 से 30 नंबर का क्वेश्चन होता है वो हमारा होता है सीडीपी का। ठीक है, 31 से 90 तक हमारे सब्जेक्ट का, चाहे वो सोशल साइंस हो या साइंस हो, सब्जेक्ट का होता है। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ओके, जब लैंग्वेज में कराऊंगी यानी कि हिंदी कराऊंगी तो उस समय भी मैं आपको बता दूंगी कि लैंग्वेज 1 अगर हम सेलेक्ट करते हैं और लैंग्वेज 2 में हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो फिर हमें कैसे 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 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको बता चुकी, जो हमारे चैप्टर है, यानी कि चैप्टर है, सॉरी, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन हमारा 31 से स्टार्ट होता है। क्या है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तारे। जब तारों की रोशनी से चमक रहा है तो तारा तो कहा नहीं जा सकता, तारा मंडल भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तारा होता है। ग्रह, खगोलीय पिंड, तो हमारा आंसर होगा ग्रह। ओके, ग्रह जो है क्या है, ग्रह ऐसा पिंड होता है जो जिसमें अपनी प्रकाश नहीं होती लेकिन अगर हम आसमान में देखें तो चमकता हुआ दिख सकता है, अगर हमें कोई ग्रह दिख रहा हो तो। ओके, चमकता हुआ दिखता है तो हमारा आंसर होगा ग्रह। ठीक है, और ये भी हमारे 6 क्लास का क्वेश्चन है, 6 क्लास की ज्योग्राफी से लिया गया। जो भी क्वेश्चन इसमें 6 क्लास की ज्योग्राफी से ली गई है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तु और प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। बेटा ये भी 6 क्लास की ज्योग्राफी से है। स्थान, लोग, वस्तु और प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। क्या क्या, स्थान, लोग, स्थान यानी कि कोई स्थान, लोग यानी कि मतलब कि मनुष्य, जीव जंतु, वस्तुएं कोई भी वस्तु है, और प्रकृति वो क्या कहलाती है, स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब सिर्फ स्थान होगा। ओके, परिवेश, परिवेश भी नहीं होगा। पर्यावरण, जैविक संसाधन, तो वो कहलाती है क्या, पर्यावरण, जिसमें क्या होगा, स्थान, लोग, वस्तुएं और प्रकृति सारे एक साथ हो वहां पे, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप, इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं, ये हमारे पॉलिटी, सॉरी, हाँ पॉलिटी के क्वेश्चन है और 6 क्लास की पॉलिटी है ये। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित, मूर्ति। भेदभाव का मतलब क्या होता है कि ऊंच नीच में भेदभाव, जातिगत भेदभाव, यही हम सुनते हैं ना। तो इसमें किसी व्यक्ति को किसी समूह के रूप में, समूह किसी प्रतिरूप यानी किसी इमेज में नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कि आप आदिवासियों के बारे में जो चैप्टर है हमारे, उसमें हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, उस सॉरी पॉलिटी में भी है, उसमें ये दिया गया है कि आदिवासियों के बारे में अगर चित्र बनाने के लिए दिया गया था क्लास के बच्चों को, तो वो बच्चे नाचते गाते पगड़ी पहने हुए, मतलब एक अजीब तरह की पत्तों वाली, वो पंख वाली टोपी पहने हुए ऐसे लोगों के चित्र बना रहे थे। तो उससे क्या समझ में आता है कि हमारे दिमाग में ये चीजें बैठी हुई है कि आदिवासी ऐसे ही होते हैं। तो क्या हुआ, एक इमेज में बांध दिया गया, एक प्रतिरूप में उन्हें बांध दिया गया, तो इसे हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। क्या बोलते हैं इसे, रूढ़िबद्ध धारणा। या देखिएगा, भेदभाव क्या होता है, भेदभाव ऊंच नीच का भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है। ठीक है, प्रताड़ित मतलब किसी को प्रताड़ित करना, तो इसका मतलब ये नहीं होता, प्रताड़ित तो कोई किसी को कर सकता है। मूर्ति, मूर्ति तो खुद एक इमेज है, तो उसे क्या किसी इमेज में बांधेंगे, तो क्या होगा, रूढ़िबद्ध धारणा। तो दो चीजें हैं बेटा, याद रखिएगा, जो पॉलिटी के 6 क्लास की पॉलिटी है उसमें रूढ़िबद्ध धारणा और ये
मुझे याद नहीं आ रहा, दूसरा और है, एक तो रूढ़िबद्ध धारणा है और दूसरा और है। तो इस मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो मैं आपको कराऊंगी तो जेल से समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कित्तूर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चिन्नम्मा ने किया था कित्तूर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व। अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ पे किया था? झांसी में। रानी चिन्नम्मा ने किया था 1857 में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पे? कित्तूर में। बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इसको पलट के पूछा जा सकता है। ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है बेटा, लेकिन बिल्कुल इसे करना है, हमें सॉल्व करना ही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो हमारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं अब आपको शुरू से करवाती चलूंगी, 2012, 13, 14, 15, 24 तक के सारे कराऊंगी। तो आप स्टार्टिंग है हमारा सबसे फर्स्ट PYQ जो मैं पूरा कराऊंगी, इसमें पेडोलॉजी भी हो गया और ये भी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए पलट के भी पूछा जा सकता है कि रानी चिन्नम्मा कहाँ की रानी थी, या रानी चिन्नम्मा ने कहाँ से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कहाँ से किया था? कित्तूर से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। तो फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है क्या? मुगल वास्तुशिल्प। किसका मिश्रण है? फारसी और भारतीय शैलियों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उसे कहा जाता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे 6th की नहीं है ये, ठीक है। ये 7th में भी है संसाधन और 8th में भी है। चलिए क्या है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका उपयोग अभी नहीं किया गया उसे कहा जाता है। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में संसाधन पाए गए हैं, पता चल गया कि वहां पे संसाधन है, ठीक है, वो पाया गया वहां पे, लेकिन क्या है कि उसका उपयोग अभी नहीं किया गया है, अभी नहीं किया गया, उसका उपयोग अभी नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है? वो संसाधन है तो भविष्य में तो हम उपयोग कर सकते हैं ना, कि संभावना है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? संभावित संसाधन। अभी नहीं किया गया, लेकिन ये नहीं बोला गया ना कि इसका कभी उपयोग नहीं किया जाएगा, भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि संभावना है कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? संभावित संसाधन, ठीक है। वास्तविक संसाधन क्या होता है कि जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, कि कोई वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम अभी कर रहे हैं, वो वास्तविक संसाधन हो गया। बेकार संसाधन क्या होता है? जो उपयोग के लायक ही नहीं है, वो बेकार संसाधन हो गया। मूल्यवान संसाधन क्या होता है? जिसका कोई आर्थिक मूल्य होता है, वो मूल्यवान संसाधन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है जिसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में हो सकता है, तो वो होगा संभावित संसाधन, ठीक है। अब देखिए क्या है, भारत की मानक देशांतर है, बेटा मैं करा चुकी हूँ 6 के ज्योग्राफी में ही। भारत का मानक देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व, बता चुकी थी मैं। भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व है, और विश्व का जो मानक देशांतर है वो क्या है? 0 डिग्री देशांतर, जिसे ग्रीनविच भी कहा जाता है, ओके। देखिए क्या है, जब कोई शिलाखंड, अब यहाँ पे देशांतर में थोड़ा सा मैं और भी समझा दूं कि जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाए हैं अभी मेरे थ्योरी के, वो समझ लें कि देशांतर में क्या होता है। 0 डिग्री देशांतर जो बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे बीच में 0 डिग्री देशांतर है, थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया, इधर ज्यादा इधर कम, आप मान लीजिएगा कि बराबर है। ये 0 डिग्री देशांतर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक है। तो पूरब और पश्चिम, जब भी हम 0 डिग्री देशांतर जो 0 डिग्री पे स्थित है, यहाँ से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा। हर एक डिग्री पे 4 मिनट प्लस होता जाएगा, और यहाँ से अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हर एक डिग्री पे 4 मिनट माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो भारत का मानक देशांतर यहाँ से कहाँ है? पूरब लिखा गया है, पूर्व में, तो यानी कि यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्व पे भारत का मानक देशांतर है। तो यहाँ से क्वेश्चन, इसमें तो सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अक्षांश देशांतर से क्वेश्चन जरूर आता है, इसमें क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है कि अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहा है तो भारत में क्या होगा, या फिर कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीनविच से 14 डिग्री 20 डिग्री पश्चिम में ये समय हो रहा है, तो ग्रीनविच से वही 10 डिग्री पूरब में कितना समय होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से हमें 20 डिग्री अगर पश्चिम में पूछा गया तो हम 20 डिग्री पश्चिम से 0 डिग्री पे आएंगे, ठीक है, सिर्फ वो, और ये 10, ओके। तो ये हम प्लस करके 30 डिग्री का निकालेंगे कि 30 डिग्री, हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, तो हम 30 डिग्री का निकालेंगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। जब कोई शिलाखंड
दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। जब कोई शिलाखंड, ये हमारा जो सेल चक्र वाला चैप्टर है उसमें है, ज्योग्राफी का ही है, 6th में नहीं है, 7th में है ये, ठीक है, कि जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाता है उसे कहते हैं आग्नेय सेल, कायंत्री सेल, अपसादी सेल, प्रारंभिक सेल। तो वो होता है हमारा आग्नेय अपसादी सेल, ठीक है, आग्नेय सेल होता है। अब देखिए अपसादी सेल होता है, ओके। सबसे पहले जो मतलब कि जो लावा, ज्वालामुखी से लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, पता है आपको, तो लावा पृथ्वी के अंदर से निकलता है, तो कुछ जो लावा होता है वो ज्वालामुखी पर्वत के अंदर ही ठंडा हो जाता है और कुछ बाहर निकल के हवा के संपर्क में आते बहुत तेजी से ठंडा होता है। तो उन दोनों ही लावों को आग्नेय सेल कहते हैं, दोनों ही ठंडे हुए सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। जो पहाड़ के अंदर ठंडा होता है उसे अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं, और जो जमीन पर आकर ठंडा होता है उसे बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। और वही सेल बहुत ज्यादा ताप दबाव के कारण इधर उधर फैल जाता है और एक परतदार सेल में बदल जाता है, उसे अपसादी सेल कहते हैं। और उसी अपसादी सेल पे बहुत ज्यादा ताप दबाव के कारण क्या होता है, उसको अपनी काया में परिवर्तन कर लेता है, यानी कि मान लो कि जो चूना पत्थर है वो संगमरमर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अपसादी सेल में जो चूना पत्थर है कायंत्री सेल में वो किस रूप में परिवर्तित होता है, तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कायंत्री सेल बोलते हैं, ठीक है। और कायंत्री सेल में फिर से बहुत ज्यादा ताप और दबाव होने के कारण वो फिर से लावा में बदल जाता है, ओके। तो यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है अपसादी सेल से ही, कि वो कौन सा सेल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अपसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं ये सुन लीजिए। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आग्नेय सेल टूट के, फट के, हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह बिखर के पहुंच जाता है। तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े बड़े पत्थर सेल जा रहे हैं तो उसके नीचे कुछ छोटे मोटे जीव जंतु जैसे कीड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो दब जाते हैं, ठीक है। उसके दबने के कारण वो मर जाता है, तो वो जीवाश्म, वो मरा हुआ जो उसके अंश होते हैं, जीवाश्म होता है, वो तो उसी सेल में रह जाते हैं ना। तो अपसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा आप ये चीज, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही। जब राज्य, मतलब कि सिंपल क्वेश्चन है कि जब राज्य किसी धार्मिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे भारत के संविधान में ये कहा गया है कि जो भारत है, यानी कि जो राज्य है, यानी कि संविधान या कानून एक संवैधानिक दूरी बना के रखेगा धर्म से। संवैधानिक दूरी का मतलब ये है कि जहां तक उसे लगता रहेगा कि सब कुछ सही चल रहा है वहां तो दूरी बना के रखेंगे, लेकिन अगर धर्म के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा बुराई हो रही हो, मतलब गलत चीज हो रहा हो जिससे कि उसी धर्म को मानने वाले लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि अमेरिका के धर्मनिरपेक्षता में और भारत की धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। तो दोनों ही धर्मनिरपेक्ष देश है, अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत भी धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि अमेरिका की जो धर्मनिरपेक्षता है वहां पे राज्य बिल्कुल ही दूरी बना के रखता है, वो कहीं कभी भी धर्म के साथ, कोई धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत में क्या है कि अगर धर्म में कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है अमेरिका और भारत के धर्मनिरपेक्षता में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या, ये लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्य हो या लोक नृत्य हो, दोनों ही श्रेष्ठ है, किसी एक को हम नहीं कह सकते कि ये श्रेष्ठ है। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय नृत्यों के क्या है, 8 मान्य रूप हैं। हम आगे भी देख लेते हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, नहीं। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मतलब कि इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा कि शास्त्रीय नृत्य में के 8 मान्य रूप है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना गया है। दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना गया है। दांडी यात्रा में हुआ था 1930 में। दांडी यात्रा में क्या हुआ था, गांधी जी अपने 75 या 78 कुछ ऐसे ही है, अपने सहयोगियों के साथ, वो जो उनका आश्रम है साबरमती आश्रम, वहां से वो चले थे और दांडी तक, जो समुद्र का किनारा है गुजरात में, दांडी तक वहां तक गए थे और फिर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था उन्होंने, ठीक है। और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहीं से, ओके। तो और दांडी यात्रा में औरतों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत माना जाता है दांडी यात्रा को, ओके।
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? याद रखिएगा बेटा, अपर्दन और निक्षेपण दो चीजें हैं जिसे बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अपर्दन का मतलब होता है काटना और निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, देखिए जब कोई पहाड़ से जलप्रपात ऐसे गिरता है तो क्या होता है, वो पहाड़ों को काटते हुए गिरता है ना, बहुत तेज जो पानी के धार है उसके कारण क्या होता है, पत्थरें टूटती हैं, पहाड़ टूटते हैं और फिर वो टूटते हुए, तो ये टूटने को क्या बोलते हैं, अपर्दन। याद रखिए, तो टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपर्दन। और फिर क्या होता है कि वही नदी आगे बढ़ के बाढ़ के कारण अपने आसपास मिट्टी, गाद और जो उपजाऊ चीजें होती है उसे छोड़ के फिर पानी सूख जाती है, फिर पानी वापस आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण, यानी कि छोड़ देना, किसी चीज को कहीं छोड़ देना, उसे निक्षेपण बोलते हैं। ओके, तो क्या है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थान है? लोएस। लोएस क्या होता है, रेत का मैदान। तो रेत का मैदान कहाँ, ये क्वेश्चन आता है और आ भी चुका है कि लोएस कहाँ की विशेषता है? तो लोएस रेगिस्तान की विशेषता है, याद रखिएगा। ये रेत का मैदान होता है, वहां पे क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है रेगिस्तान में, आपको पता होगा, बहुत तेज तूफानी हवा चलती है, तो उसमें रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जमा हो जाती है, तो ये निक्षेपण होगा ना, कि कहीं पे कुछ जमा हो जाना और वो जमा होकर एक मैदान की तरह बन जाता है, तो उसे लोएस कहते हैं। तो ये जमा होना क्या है, निक्षेपण है। डेल्टा, डेल्टा में भी जो मिट्टी होती है, गाद होती है, वो जमा होता है, वो भी निक्षेपण है। हिमोड़, हिमोड़ जो बर्फ की नदियां होती है, हिम की नदियां, उस वो भी निक्षेपण है। छत्रक सेल, छत्रक सेल क्या होता है ना, छत्रक मतलब क्या होता है, छत्रक बोलते हैं मशरूम को। ठीक है, तो जो ये भी छत्रक सेल भी याद रखिएगा, हमारी वहीं की विशेषता है, रेगिस्तान की विशेषता है। छत्रक सेल क्या होता है, जो ये होते हैं ना रेगिस्तान में, रेत के पहाड़, रेत के पहाड़ होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हवा, हवा ऊपर से तो नहीं चलती, नीचे से चलती है ना, आपने कभी टीवी में कहीं देखा होगा, नीचे से चलती है, तो यहाँ से क्या होता है, हवा चलने के कारण ये रेत को नीचे से काटते हुए चलती है और वो बिल्कुल ऐसे छत्रक के रूप में, यानी कि मशरूम के रूप में, वो बिल्कुल ऐसे मशरूम रॉक्स भी इसे बोलते हैं, मशरूम के रूप ले लेती है, नीचे से कट के ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं छत्रक सेल। तो यहाँ पे काटा गया है चीजों को, मतलब कि तोड़ा गया है चीजों को, तो ये क्या हो गया, ये अपर्दन हो गया। ठीक है, अपर्दन की प्रक्रिया, ये तीनों हमारा निक्षेपण है और जो चौथा ऑप्शन है हमारा अपर्दन है, छत्रक, छत्रक शिला। ओके, तो अपर्दन की प्रक्रिया पूछा गया है तो हमारा छत्रक शिला होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? अब परंपरागत और गैर परंपरागत थोड़ा सा समझ लीजिए। परंपरागत क्या होता है, परंपरा क्या होती है, हमारी ये परंपरा है, हम बोलते हैं ना बात बात पे हमारी ये परंपरा है, तो परंपरा क्या होता है, जो चीजें बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, जो चीजें बहुत पहले से चली आ रही है वो हमारी परंपरा हो जाती है। और जो चीजें गैर परंपरागत क्या होता है, हम उसे वेस्टर्न बोलते हैं ना। गैर परंपरागत जो अब नए नए लोग अपनाते हैं उसे गैर परंपरागत बोलते हैं, या फिर वेस्टर्न। वो तो हमारी परंपरा, हमारी लाइफ स्टाइल है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा की बात की गई है कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, इसमें गैर परंपरागत है नहीं, लेकिन मैं आपको साथ के साथ समझाती चल रही हूँ। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है, जो बहुत पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है, वो सभी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होगा। और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है, जो अब 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मतलब अब उसका नया नया में इस्तेमाल स्टार्ट हुआ है, वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होगा। तो हम इसमें देखते हैं कौन सा परंपरागत है, कौन सा गैर परंपरागत है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन बिल्कुल परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये बहुत पहले से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। पवन, पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा आपको पता है कि अब हम 40-50 साल से उसको देख, मतलब कि शायद उससे भी कम होगा, पवन ऊर्जा को हम देख रहे हैं कि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। तो पवन ऊर्जा भी क्या हो गया, गैर परंपरागत स्रोत हुआ। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है, ये सारे। ओके, ये तीन गैर परंपरागत स्रोत है और जो जीवाश्म ईंधन है वो परंपरागत स्रोत है, ये बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। या देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ही जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो अकबर है, जिसे अकबर को एक अच्छा सम्राट माना जाता है, एक मतलब अच्छा मुगल शासक माना जाता है, तो अकबर ने ही विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया था। ओके, अब है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से थे? खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह थे जो खालसा की स्थापना किया था, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? बेटा बिल्कुल मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो 5वां चैप्टर है ज्योग्राफी, 6th क्लास की ज्योग्राफी के, उसमें ये चीज है।
सेवन्थ में मैंने ये बताया था कि सेवन्थ में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सारा डिटेल में उसमें बता चुकी हूँ आपको, सेवन्थ में हमारा रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो वायुयान उड़ाने के लिए कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो हमारा समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है, समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है समताप, यानी कि तापमान बिल्कुल समान होता है। ओके, तो वायुयान उड़ाने के लिए वैसे जगह में, मान लो कि हम कहीं ऐसे, सबसे जो पहला परत है वायुमंडल का वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, ओले गिरना, आंधी तूफान, बारिश, ये सारे बादल बनना, ये सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। तो जो ऐसे जगह पे वायुयान उड़ाने में दिक्कत आती है, आप कभी अगर एरोप्लेन पे बैठे होंगे तो जब बादलों के बीच से एरोप्लेन ऊपर जाती है तो उसमें कंपनसी होती है, तो अगर उसी बादलों के बीच से उसे उड़ना होगा तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, बादलों के ऊपर जाके आप अगर बैठे हो तो आपको बिल्कुल पता होगा कि जब हम बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कहीं बादल नहीं, कुछ भी नहीं दिखता, तो वो हम समताप मंडल में होते हैं। ठीक है, समताप मंडल में होते हैं, और ये इसी कारण समताप मंडल को आदर्श माना जाता है, किसके लिए? वायुयान उड़ाने के लिए। समताप मंडल की एक और विशेषता है, बता चुकी हूँ मैं आपको, कि ओजोन की परत समताप मंडल में ही है। ठीक है, और ये सारे कुछ मैं ज्योग्राफी में 6th क्लास की ज्योग्राफी में बता चुकी हूँ, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध हमारे जीवन के अधिकार से है। ठीक है, जीवन के अधिकार से संबंध है अनुच्छेद 21 का। बहुत अच्छे से अनुच्छेद सारे याद कराऊंगी मैं आपको समझा के, लेकिन ये भी आप याद रखिए, और जो भी मैं ये थ्योरी के वीडियोस डाल रही हूँ प्लीज आप करते जाइए। आप देख मतलब कि उसको देख के, वीडियो को देख के नोट्स तैयार करिए, रिविजन करिए साथ के साथ। अभी हमारे पास टाइम है तो हम रिविजन भी कर सकते हैं अच्छे से, तो प्लीज रिविजन भी साथ के साथ करते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था हमारा संसद है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ तक कि यूपीएससी के क्वेश्चन भी आ चुका है, डीएसएसबी के क्वेश्चन में भी आ चुका है कि भारत में कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? संसद है। ओके, अब क्या है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वो कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। क्या है, वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, यानी कि एक ही समय में सारे पेड़ पौधे अपनी पत्तियां नहीं गिरते, इसलिए कभी भी वो अनावृत, यानी कि पतझड़ का मौसम वहां पर कभी नहीं आता। तो वो कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। हम 8th क्लास में पढ़ेंगे ये वनों के बारे में, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय। और इसके ये पढ़ने से पहले आपको जो मैं ज्योग्राफी का चैप्टर करा चुकी हूँ, अक्षांश और देशांतर, वो समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो चैप्टर आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाता है क्या है? कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों, यानी कि आधुनिक चीजों का उपयोग किया जाता है, अधिक उत्पादकता, अधिक मतलब उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाती है? वाणिज्यिक कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि क्या होता है? अपने जीवन यापन के लिए होता है, तो ये इसमें कोई आधुनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता अधिक उत्पादन के लिए। स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम कृषि भी कहते हैं, उसमें जगह बदल बदल के कृषि करते हैं, ज्यादातर जो घुमंतु लोग होते हैं, जैसे कि आदिवासी होते हैं, वो ऐसी कृषि को करते हैं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा फसल नहीं उगाने, मतलब इन आधुनिक चीजों का उपयोग नहीं किया जाता। गहन कृषि भी छोटे, मतलब कि बड़े क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत के साथ की जाती है, लेकिन आधुनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं होता। जो वाणिज्यिक कृषि है, यानी कि व्यापार के लिए जो कृषि की जाती है, उसमें आधुनिक चीजों का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा हम फसल उपजाना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें आमदनी हो। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि हमारा सही है ऑप्शन, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है। जब बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती है, तो वो कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, जहां पे बहुत सारे उद्योग हों और एक दूसरे का मतलब कि हेल्प करते हो, किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से लाभ उठा रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। क्लियर है, ये भी ज्योग्राफी का ही है, हमारे 8th क्लास की ज्योग्राफी में ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, क्वेश्चन से तो आप समझ गए होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन है, तो क्या कहलाता है? वो सीमा, बिल्कुल नहीं। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। राज्य क्षेत्र तो नहीं होगा, हमारा निर्वाचन क्षेत्र बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी
उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट वो जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि क्या है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि क्या यहाँ तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। तंदूरी ठंडी धारा जहाँ पे हो वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा नहीं पाई जाती, और ये बोला गया है कि यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं क्यों, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास समुद्र में। तंदूरी तटीय क्षेत्र है, तंदूरी तटीय क्षेत्र यानी कि टूटा फूटा हो, तो वहाँ पे भी वहाँ वो व्यापार के लिए आदर्श माना जाता है, व्यापार के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि नाव को साइड में लगाना और ले जाना आसान है। तट के साथ गर्म धारा बहती है, बिल्कुल गर्म धारा के में भी मछलियां नहीं पाई जाएंगी, ज्यादा गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर 4। वहां पे गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है, इसलिए वहां पे कोहरे वाला भी मौसम पाया जाता है। जहाँ पे गर्म और ठंडे पानी ज्यादा हो वहां पे देखिएगा कोहरे वाला मौसम हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे कोहरे वाला मौसम भी होता है और वहां पे मछलियां भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, मत्स्य प्रचुर क्षेत्र माना गया है उसे। ओके, मैं इसे इरेज कर दूं जो बाकी मैंने लगाया है, वरना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आंसर आपने क्या बताया है। आंसर इसका 4 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ निवास करती है, एशिया और अफ्रीका में। विश्व की जो 80% से अधिक जनसंख्या है वो निवास करती है एशिया और अफ्रीका में। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद हमारा अफ्रीका है, तो एशिया और अफ्रीका में सबसे मतलब जब सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया और अफ्रीका में। ओके, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण। जैसे भारत उपनिवेश था किसका, अंग्रेजों का, करीब 200 साल तक वो अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है भारत। तो वही है कि जब किसी देश पर दूसरे देश के दबदबे के कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास समीप बैठना। गुरु के पास बैठना या पास जाकर समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का जो साहित्यिक धरोहर है हमारा उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। बेटा यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है कि गुरु के समीप बैठना किस साहित्यिक धरोहर का अर्थ है, तो क्या है, उपनिषद का साहित्यिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो ये याद रखिएगा, जो मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ 6 to 8 हमारा बेसिक होता है। तो बेसिक का मतलब ये नहीं है कि ये बस हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, इससे कहीं क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस काल में एक प्रथा का विशिष्ट किस काल में कर प्रथा, एक नहीं, कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, हड़प्पा सभ्यता तो वो कर नहीं, टैक्स इतना ज्यादा नहीं था, वहां पे जो गिफ्ट होते थे वो थे। वैदिक काल में भी नहीं था, गुप्त काल में भी नहीं था, महाजनपद काल में जो कर का बहुत ज्यादा विशिष्ट महत्व था। महाजनपद काल में, याद रखिएगा, महाजनपद काल में कर प्रथा का बहुत ज्यादा महत्व था। नेक्स्ट है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो भारत में जो मुंडा जनजाति है वो छोटा नागपुर में निवास करती है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है, परिक्रमण। और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन। कक्षीय समतल किसे बोलते हैं, जहां पे वो घूमती है। प्रदीप्ति वृत्त किसे बोलते हैं, जो दिन और रात को, जो वैसी लाइन, वैसी वृत्त जो दिन और रात को अलग करता है। पृथ्वी मतलब एक साइड दिन है, एक साइड रात है। ये सारा कुछ मैं 6th क्लास की ज्योग्राफी में करा चुकी हूँ और 6th क्लास का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन आता है आपका, देखिए है ना, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्न तथ्य को पढ़ें। ये अंग्रेजी के एस आकार के हैं, बिल्कुल सही है, अंग्रेजी के एस आकार का होता है अटलांटिक महासागर। इसकी तटरेखा सरल रेखीय वो निर्बाध होती है, गलत है। इसकी तटरेखा तंदुरित है, मैं आपको बता चुकी थी पहले कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा टूटी फूटी है, तंदुरित है, इसलिए वो व्यापार के लिए बहुत ही, मतलब व्यापारिक दृष्टि से बहुत व्यस्त महासागर माना जाता है। तो ये हमारा गलत है सेकेंड। और क्या है तीसरा, व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, तो ये भी हमारा सही है। तो ए और सी सही है। ए इसमें से उपयुक्त सत्य कौन, ए भी गलत है, बी सी भी नहीं, ए और सी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है कि ए और सी
सही है। जहाँ पे एक बार मैं टूटी फूटी बता रही हूँ तो वहाँ पे तट रेखा इसमें क्या बोला गया, सरल और निर्बाध, यानी कि कहीं भी टूटी फूटी नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ए और सी सही है। तो बेटा बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका, बुज्रहोम। तो जो भीमबेटका है वो पूरा पाषाण स्थल है। ओके, भीमबेटका हमारा क्या है? पूरा पाषाण स्थल है। ये 6 क्लास की हिस्ट्री का है। जब मैं कराऊंगी हिस्ट्री तो बहुत अच्छे से एक एक चीज समझा के कराऊंगी। ओके, नेक्स्ट है मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। ठीक है, जो अभी उड़ीसा है वहीं पे कलिंग था। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा में है। और वही लड़ाई अशोक के लिए एक बिल्कुल उसको बोलते हैं यू टर्न लेने वाला बना, क्योंकि वहाँ कलिंग की लड़ाई में ही जो उसने बहुत सारे लोगों को, मतलब कि वो जो लाशें पड़ी हुई थी वो देख के अशोक का जो ब्रेन है, दिमाग है, वो बिल्कुल चेंज हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है कैसे? रूढ़ चिन्हों के द्वारा। ये कहाँ पे है? आपके 7th या 8th की ज्योग्राफी में है कि मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? रूढ़ चिन्हों के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? विविधता को बढ़ावा क्या देता है? विविधता का मतलब क्या है? विविधता का मतलब भेदभाव या रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है, या पूर्वाग्रह भी नहीं है। ठीक है, विविधता को बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना। विविधता का मतलब होता है कि अनेकता में एकता, लेकिन अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग वहाँ पे हैं असम में, मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है लेकिन कोई कम या ज्यादा नहीं है, उसे ही विविधता बोलते हैं। तो विविधता को बढ़ावा क्या दे रहा है? अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहार को मानना, अपने गांव में जाना, रेलगाड़ी की यात्रा करना। तो बेटा अपनी मातृभाषा में बोलना ये भी विविधता को बढ़ावा देता है। अपने त्योहारों को मनाना, अपने अपने त्योहारों को बनाना, अपने गांव जाना ये नहीं होगा। रेलगाड़ी की यात्रा करना, तो एक तरह से जो रेलगाड़ी की यात्रा करना ये भी विविधता को बढ़ावा देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें यात्रा करते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग उसमें यात्रा कर रहे हैं। उसमें कोई मतलब अब सभी एक साथ बैठकर यात्रा करते हैं, तो वो भी विविधता को बढ़ावा देते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों ही हो सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे कहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि भूमि, ये जो अभी ज्योग्राफी का चैप्टर मैंने 6 कराया था, 6 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, उसी में ये है कि भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसे भू संधि कहते हैं। और जल संधि किसे कहते हैं? जल के द्वारा अगर दो क्षेत्र को जोड़ा जाता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, और उस संधि को क्या बोला गया है? पाक जल संधि बोला गया। ये भी याद रखिएगा, सॉरी भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और श्रीलंका। ओके, भारत और श्रीलंका जल के द्वारा जुड़ा हुआ है, उस संधि को क्या बोला गया है? पाक जल संधि बोला गया। ये पाक से मुझे पाकिस्तान याद था, तो आप ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि पाक से पाकिस्तान की लोग गलती कर देते हैं कि पाक जल संधि है, पाक जल संधि तो वो पाकिस्तान के साथ होगा। बिल्कुल नहीं, भारत और श्रीलंका जिस जल संधि से जुड़ी हुई है उसे पाक जल संधि कहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो एडी 2012 ऐसे लिखा जा सकता है, सन 2012। अब देखिए जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? ये भी हमारे 6 क्लास की ज्योग्राफी से है। बेटा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये चीज, जो मैंने शॉर्ट डाले थे या भी छोटे छोटे जो वीडियो रहते उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 6 क्लास के ज्योग्राफी हो, 6 क्लास की हिस्ट्री हो, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, 6 क्लास से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उस 6 क्लास में जो भी है उस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान से देखिए। वैसे तो हमें 6, 7, 8 तीनों को देखना है, लेकिन 6 क्लास से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप अभी इसमें देख चुके हैं। क्या है जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? अब ये नहीं है कि वो क्यों ज्यादा आता है, ज्यादा आने का ये रीजन है कि 6 क्लास में कंटेंट बहुत ज्यादा है, समझने की चीजें बहुत ज्यादा है, इसलिए उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ओके, अब देखिए क्या है जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, बिल्कुल नहीं। पौधे और पशु जगत, सिर्फ मनुष्य थोड़े ना रहता है, या सिर्फ पौधे और पशु थोड़े ना होते हैं। भूमि जल वायु पौधे और पशु, तो बिल्कुल सही है, भूमि जल वायु पौधे और पशु ये सारे ही जैव मंडल में हैं। ओके,
ये मनुष्य भी है, पशु पौधे भी हैं और पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल भी हैं। तो सिर्फ पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, सिर्फ ये तीनों चीज नहीं है, बल्कि भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु सभी शामिल हैं जैव मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है? क्या है? कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्या होता है? विषुवत वृत्त होता है। वहां पे क्या होता है? सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 71। देखिए अब हमारा आ गया पेडालॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, और अभी जो बेटा सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल मान के चलिए, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। जो हमारे पेडालॉजी के क्वेश्चन है वो थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, बस यही डिफरेंस होगा, और सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रायद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिक उपयुक्त है, याद रखिएगा। पेडालॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हम दो में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन उन दो में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा हम किस चीज पे ज्यादा हम फोकस कर सकते हैं, ज्यादा उपयुक्त कौन सा होगा, तो यही चीज यहाँ पे दिया भी गया है कि अधिक उपयुक्त कौन सा है। देखिए पहला क्या है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या है? विश्व का भौतिक मानचित्र, ये भी है, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, ये तीनों भी है, लेकिन विश्व का जो राजनीतिक मानचित्र होता है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त माना गया तो विश्व का राजनीतिक मानचित्र सबसे ज्यादा उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? राष्ट्रीय स्तर पर, ओके, क्या सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्न में से सर्वाधिक विशेषता है? देखिए क्या है, इनमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। जहां याद वाली बात होगी वहां बिल्कुल काट दीजिएगा, याद तो हमें करना नहीं है, हमें समझाना है। उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिले। फिर याद की बात हो गई, फिर कट गया। फिर क्या है, ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। ये हो सकता है। इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए विचारधारा विशेष का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या है, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। जो हमारे सोशल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, सामाजिक विज्ञान की जो बुक होती है उसको क्या है, समाज से रिलेट करके पढ़ाना है। ओके, तो उसको ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अब देखिए क्या है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों को शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। अब क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। क्या है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, क्या है, शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों को शैक्षिक समस्याओं से निपटने के लिए अपनी अयोग्यता, यानी कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, जब घर में पेरेंट्स को भी जरूरी होता है कि अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दे, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे पा रहे हैं, तो अयोग्यता को व्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उनसे क्या कहेंगे कि उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दी जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हमारा व्यवहार बच्चे के साथ सही है, अगर हम बच्चे को अच्छा ज्ञान, जरूरी नहीं किताबी ज्ञान, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही होता है बच्चों के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए। उन्हें घर व विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे।
ठीक है, तो बेटा अब जो 73 क्वेश्चन में 73 तक मैं करा चुकी हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा के। एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आप खुद देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको अगर कहीं कुछ भी समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप दोबारा से पूछिए, मैं दोबारा से बताऊंगी। और जो हमारा आगे का वीडियो आएगा वो वीडियो हमारा होगा रिवीजन, जो 6th क्लास की ज्योग्राफी मैंने करा दी है वो 6th क्लास की ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन कराऊंगी उस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।